अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा 8वां लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशंस का मतलब होता है, सपोज ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ये डीएनए मॉलिक्यूल जो अपना एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। द कॉपी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशंस। और देखो यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल साइकिल होता है उसको डिवाइड किया गया है दो स्टेजेस में। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। एक होता है G1, S एंड G2। एस फेज में ये जो डीएनए जो है अपना एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाता है या डीएनए रेप्लिकेशंस होता है। किस स्टेजेस में? एस स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल में। ठीक है। अब देखो ये जो डीएनए जो रेप्लिकेट होता है ये किस तरह होते हैं, किस मैनर से डीएनए जो है अपना एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। इसके ऊपर एक मॉडल दिया गया 1953 में। 2 साइंटिस्ट ने, इन साइंटिस्ट का नाम था, एक का नाम था वाटसन एंड दूसरे का नाम था क्रिक। ये दोनों बहुत ही फेमस था क्योंकि उन्होंने ही डीएनए की स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक मॉडल दिया गया था जो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। उस मॉडल को भी वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और उसी टाइम पे उन्होंने और एक मॉडल दिया जिसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। मैं सिंपली लिखता हूं, सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। अब देखो इसको समझने की जरूरत है। डीएनए जो रेप्लिकेट होता है, डीएनए अपना जो एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाता है बिफोर एंटरिंग द सेल डिविजन्स। अब इसका जो डुप्लीकेट कॉपी बनाने का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। इसमें क्या है, हाफली कंजर्वेट होते हैं। कैसे? अब इसको समझने के लिए यहाँ पे आ जाओ। देखो सपोज ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है। सपोज ये यहाँ पे एक क्या है, हमारे पास डिप्लॉयड सेल है और इस सेल के अंदर ये इसका डीएनए मॉलिक्यूल्स है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ये क्या होता है, ये 2 स्ट्रैंड आपस में क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से कैसे सेपरेट होंगे, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज की मदद से। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से ये 2 स्ट्रैंड जो है आपस में क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद इसको टेम्पलेट की तरह यूज करके यहाँ पे कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है, सिंथेसिस हो जाता है। इस तरह ये दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब देखो ये सेल सपोज माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के बाद यहाँ पे 2 सेल बन रहे हैं जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। क्यों? माइटोसिस जिन सेल में होता है उसका क्रोमोसोम नंबर या जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो सेम होता है। ठीक है। अब देखो ये डीएनए जो है इस सेल का है, ये डीएनए जो है इस सेल का है। सपोज अब देखो इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स आया है पेरेंट सेल से, या इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उसका स्टडी करें, उसको देखें, तो उसमें से एक स्ट्रैंड जो होता है पेरेंट सेल से आ जाते हैं, दूसरा स्ट्रैंड जो होता है न्यूली सिंथेसिस होता है। One strand comes from the old DNA molecules, another one strand is newly synthesized. These kinds या these type of DNA replication is called semi-conservative modes of DNA replications. Semi-conservative mode of DNA replications में क्या होता है, एक strand जो होता है newly synthesis होता है, दूसरा जो होता है old strand से आ जाते हैं। और इस टाइप को क्या कहते हैं, semi-conservative mode of DNA replications। इसको हमें बताया गया, ये जो मॉडल हमें दिया गया वाटसन एंड क्रिक ने। अब इस बात को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया 1958 में। एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ किया गया 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था, एक का नाम था मिचेल्सन एंड दूसरे का नाम था स्टार। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखो इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया। पार्टिकुलरली जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया था ई कोलाई। और इस बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर किया गया उस मीडियम में जिसमें सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या थे, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन यहां पे जो नाइट्रोजन थे वो हेवी आइसोटोप्स थे।
N15 था। ठीक है, इस मीडियम के अंदर उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया को अलाउ किया कि ये बैक्टीरिया सीवरल जनरेशन तक क्या करें, यहां पे डिवाइड करें। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहां पे डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन या केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे जो डेंसिटी डिफाइंड जो केमिकल या जो सॉल्यूशन का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो था सीजियम क्लोराइड। ठीक है, Michelson and Stahl performed the experiment which proves DNA replication take place through semi-conservative modes। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट किया एक बैक्टीरिया को और उसको कल्चर किया गया उस मीडियम में जिसमें सोर्स ऑफ नाइट्रोजन उन्होंने क्या रखा, हेवी आइसोटोप्स N15 वाली, और इसको सिवरल जनरेशन तक अलाउ किया कि बैक्टीरिया वहां पे क्या करे, डिवाइड करे। और वहां पे उन्होंने एक सॉल्यूशन का भी तैयार किया जिसका डेंसिटी डिफाइनिट थे, और वहां पे वो केमिकल उन्होंने क्या यूज किया, सीजियम क्लोराइड। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो, अब मैं इसको रब कर देता हूं। इसके बाद सपोज ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है उस बैक्टीरिया का जिस बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो किया था N15 के प्रेजेंस में। जब उसको ग्रो किया, ये क्या है, ये स्ट्रैंड भी क्या है, N15 वाला है, और ये स्ट्रैंड भी क्या है, N15 वाला है। अब इसको उन्होंने अलाउ किया, फर्दर कल्चर किया गया, अलाउ किया फर्दर डिवाइड करने के लिए। तो बैक्टीरिया जो मैक्सिमम टाइम लेता है डिवाइड होने में, वो 20 मिनट में क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, या उसका कंप्लीट डीएनए जो है रेप्लिकेट हो जाते हैं। और यहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन उन्होंने लिया अमोनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन थे ये नॉर्मल था, दैट इज N14। ये लाइट नाइट्रोजन को यहाँ पे, लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप्स को यहाँ पे यूज किया गया। अब जब ये जो सेल है इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, जब ये सेल डिवाइड होंगे तो उसका जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्यों सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं जिसको हम हेलिकेज कहते हैं। उस हेलिकेज की मदद से इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। अब देखो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में इस तरह से क्या होंगे, सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूली डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सिंथेसिस होगा, इसको टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे, और यहाँ पे कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जो है सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे जो न्यू डीएनए बनते हैं इसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंस होंगे, और सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे क्या लिया है, N14 वाला। तो इन स्ट्रैंड्स में कैसे होंगे, N14 आइसोटोप जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रैंड, इसके अंदर नाइट्रोजन कौन सा है, N15 वाला है, और इस स्ट्रैंड में भी नाइट्रोजन कौन सा है, N15 वाला। लेकिन अभी अभी जो न्यूली सिंथेसिस हुआ है इसमें क्या है, N14 है, और इस स्ट्रैंड में भी क्या है, N14 है, N14। ठीक है, अब इसके बाद इसने फर्दर अलाउ किया इस बैक्टीरियाज को फर्दर डिवाइड करने के लिए। तो ये डिवाइड 20 मिनट लेंगे डिवाइड होने के, और यहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिर से उसने रिपीट किया अमोनियम क्लोराइड, लेकिन जो नाइट्रोजन थे वो क्या था, N14। तो देखो सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेंगे, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से सेपरेट होने के बाद यहाँ पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है सिंथेसिस हो जाएगा। सिंथेसिस, जब न्यू डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंथेसिस होगा, न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए यहाँ पे सिंथेसिस होगा, उसमें कौन सी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो उसमें N14 वाला। तो इस तरह से ये दो डीएनए मॉलिक्यूल जो है सिंथेसिस हुआ। अब इसका बाद देखो ये दोनों स्ट्रैंड भी आपस में क्या हुआ, इस तरह से सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल जो सिंथेसिस हुआ वो इस तरह से। अब देखो ये क्या है, N15 है, और ये क्या है, N15 है। ठीक है, बाकी सब क्या है, N14, 14, 14, 14, 14 एंड 14।
ये लाइट आइसोटोप्स है और N15 वाला क्या है, हैवी आइसोटोप्स है। ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन में उसने यूज किया था। अब देखो इसका मतलब, अब इसने इसके बाद क्या किया, इसके बाद उसने इस सेल को सेंट्रीफ्यूज क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया गया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया। जब उसने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यहाँ पे जो डेंसिटी डिफाइंड जो सॉल्यूशन उसने रखा था सीजियम क्लोराइड का, यहाँ पे एक बेंड फॉर्मेशन हुआ बॉटम में। कहाँ पे, बॉटम में, इस तरह से। ये बेंड फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है, N15 की वजह से, जो क्या था, हेवी था, हेवी था, N15 की वजह से। दोनों स्ट्रैंड में क्या था, N15 था। ठीक है। अब इसके बाद उसने इस सेल का भी या इस डीएनए मॉलिक्यूल्स का भी सेंट्रीफ्यूज किया, टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद इसको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया। सपोज ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसने देखा यहां पे भी बेंड फॉर्मेशंस हो रहा था, इस तरह, ये जो बेंड फॉर्मेशंस हुआ है इस तरह से, लेकिन इसका पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हुआ है आगे की तरफ। तो इससे ये पता चलता है, तो पहले का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों, क्योंकि इसमें देखो हाइब्रिड है, एक स्ट्रैंड जो है N14 वाला है, दूसरा N15 वाला है, तो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रैंड होंगे इसका डेंसिटी कम होंगे एज कंपेयर टू दिस वन, इसीलिए इसका बेंड फॉर्मेशन कहां पे हुआ, थोड़ा ऊपर हुआ। और उन्होंने बताया ये बेंड किसकी वजह से बना है, हाइब्रिड की वजह से, हाइब्रिड की वजह से। किसका हाइब्रिड था, N14 एंड N15 का हाइब्रिड था। देखो इस डीएनए में भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। और जो थर्ड उन्होंने जो कंक्लूजन, जो ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे थर्ड को जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उसको टेस्ट ट्यूब में लिया गया, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उन्होंने देखा यहां पे दो बेंड फॉर्मेशंस हो रहा था, एक तो बहुत ऊपर था जिसका डेंसिटी बहुत कम थी, और दूसरा क्या था, उस पोजीशंस पे थे जहां पे हमें पहले क्या आया था, हाइब्रिड आया था। देखो ये हाइब्रिड है, ये क्या है, वो बेंड है जो बहुत ही ऊपर बना है, नीचे जाएगा डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर आएगा डेंसिटी कम है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, सीजियम क्लोराइड है। ठीक है। अब देखो ये बेंड किसकी वजह से बना है, यहाँ पे दो स्ट्रैंड, देखो एक ये डीएनए मॉलिक्यूल्स, दूसरा ये डीएनए मॉलिक्यूल्स, इन दोनों में जो अलग अलग जो स्ट्रैंड्स है, दोनों में क्या है, N14 वाले नाइट्रोजन्स है, मतलब N14 आइसोटोप्स है। ठीक है। इसकी वजह से ये बेंड जो है थोड़ा ऊपर बना, और ये किसकी वजह से बना, N14 की वजह से, और ये क्या है, लाइट है, हल्का है, मतलब एल से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है। और देखो ये बना है, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन करीब सेम था, क्यों, क्योंकि ये बना था हाइब्रिड की वजह से, हाइब्रिड की वजह से। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, ये दोनों, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड है। इसके बाद उन्होंने बताया, जो बात वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो बात सही था। डीएनए जो रेप्लिकेट होता है, देखो अभी एक सेल है, उस सेल का जब डिवाइड होंगे दो सेल बनेगा, अगर वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेंगी। तो उन दो सेल्स में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसमें से एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट से आ जाएगा, दूसरा न्यूली सिंथेसिस होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, हाफली कंजर्वेटिव। ठीक है। इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था टाइलर। ठीक है। इसने सेम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन उसने डीएनए का रेप्लिकेशंस भी देखे, और साथ ही साथ उसने क्रोमोसोम्स का भी देखा कि जो क्रोमोसोम्स होता है उसका रेप्लिकेशंस कैसे होता है। ठीक है। उसने जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया था स्टडी करने के लिए,
वो एक प्लांट था जिसका नाम था विसिया फाइबा, और इस प्लांट के उसने क्या लिया, रूट टिप सेल को लिया, और इस सेल के अंदर उसने स्टडी करना स्टार्ट किया, उस सेल को अलाउ किया डिवाइड करने के लिए। जब वो सेल डिवाइड होता है उसका क्रोमोसोम्स का उसने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उसको ये पता चला यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम्स हो या डीएनए जो मॉलिक्यूल्स हो उसका जो डुप्लीकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन जो होता है, वो भी किसके थ्रू होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स में चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, उनमें जो डीएनए जो रेप्लिकेट होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। दैट इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंजाइम पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन।